हे भगवान, ये सब क्या है जी? देखिए तो इस बोरी में इतनी मोटी मोटी मिर्च कहाँ से आई? अरे ये क्या, इतनी मोटी मिर्च ये भला कहाँ से आई? मैंने तो प्याज की बोरी समझकर खरीदा था। एक तो वैसे ही अपना सब्जियों का काम कुछ दिनों से मंदा चल रहा है, ऊपर से मोटी मिर्च और आ गई बोरा भरकर। लेकिन इतनी बड़ी और मोटी मिर्च तो अपने शहर में आती ही नहीं, फिर ये कहाँ से आ गई? मैं अभी मंडी में इसे वापस करके आता हूँ। जरूर लाला ने गलती से दूसरी बोरी दे दी है। सुरेश वो बड़ी मोटी मिर्च का बोरा लेकर वापस मंडी जाता है, जहाँ व्यापारी उससे वो मिर्च वापस लेने से इनकार कर देता है। अरे नहीं, ये बोरा यहाँ से नहीं गया, तुम ही कहीं से बदल कर लाए होगे। उस व्यापारी ने वो मोटी मिर्च का बोरा लेने से इनकार कर दिया। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बोरी लेकर वापस घर लौट आया। सुगंधा वो तो बड़ा मक्कार निकला। उसने तो प्याज के बदले ये मिर्च की बोरी ही थमा दी और अब लेने से भी इनकार कर रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। कोई बात नहीं जी, हम अपनी दुकान में से रखकर बेचने की कोशिश करेंगे, क्या पता कोई ग्राहक इसे खरीद ही ले। सुरेश और सुगंधा के घर के नीचे ही उनकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में वो सब्जियां बेचा करते थे। उस रोज उन्होंने कुछ सब्जियों के साथ उस मोटी मिर्च को भी बेचने के लिए लगा दिया। शाम को कुछ ग्राहक उनके पास आए भी, लेकिन जैसे ही वो मोटी मिर्च उन्होंने देखी, वैसे ही सब उसका मजाक उड़ाने लगे। सुरेश भाई, ये 1 किलो आलू कैसे कितने के? जी 30 रुपए किलो। अच्छा ठीक है, 1 किलो पैक कर दो। तभी उस ग्राहक की नजर उस मोटी मिर्च पर गई। अरे ये क्या सुरेश भाई, ये मिर्च का शहंशाह है क्या? है इतनी मोटी मिर्च तुम कहाँ से ले आए भैया, और इसका करोगे क्या? ये बिकने के लिए आई है मोहन भाई, अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो, अभी तोल दो, सिर्फ 10 रुपए किलो है। कैसी बातें करते हो सुरेश भाई, इतनी बड़ी मिर्च को तो कोई फ्री में भी दे दे तो भी मैं ना लूं। इसको खाकर किसी को मरना थोड़ी है। ऐसे ही और भी ग्राहक उनके पास आए। सुगंधा बहन, ये इतनी बड़ी मिर्च कौन से पेड़ पर उगती है? इसे तो देखकर ही मुंह में जलन होने लगी। आज से पहले शहर में ऐसी मिर्च कभी नहीं देखी। ये तुम कहाँ से ले आई? नहीं, ये कोई ऐसी वैसी मिर्च नहीं है, बड़ी खास है। बस यूँ समझ लीजिए कुछ अलग बेचना था, इसलिए गुड्डी के पापा मंडी से इसे भी खरीद लाए। बोलो बहन, तोल दूं 1 किलो, इसका अचार बना लेना। अरे नहीं, इतनी मोटी मिर्च का अचार बनाऊंगी ना तो सुबह सुबह सब बाथरूम में बैठे हुए मिलेंगे, और वो भी मुझे 10 बातें सुनाते हुए। ये कहकर वो औरत भी वहाँ से चली जाती है। क्या करे सुगंधा, ये मोटी मिर्च तो कोई खरीदने को तैयार ही नहीं हो रहा। ऐसे तो ये सारी मिर्च सड़ जाएगी और सब पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप ठीक कह रहे हो, एक तो वैसे ही घर में खाने के लिए बहुत थोड़ा बचा है, और इस तरह से इनको बर्बाद करेंगे तो कितना नुकसान होगा। नहीं, हमें कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, क्यों न मैं इसमें उबले हुए आलू का मसाला भरकर इसके पकौड़े बनाऊं। यही सोचकर सुगंधा ने बड़ी बड़ी मोटी मिर्चें उठाई और उन्हें अच्छी तरह से पानी में धो दिया। वो ना तो ज्यादा तीखी थी और ना ही फीकी। इसके बाद सुगंधा ने उन्हें बीच से काट कर रख लिया। फिर कई सारे आलू उबाले और उन्हें मीन कर उसके अंदर अजवाइन, हल्दी, नमक, मिर्च आदि मसाले डाल दिए। फिर बेसन में डुबोकर करारे करारे तल दिए। उसकी खुशबू से अब पूरा घर महक उठा। सच में बहू, आज तो अपना घर क्या पूरा मोहल्ला इस खुशबू से महक गया। मैं अभी मंदिर से आ रही थी, जहाँ आस पड़ोस की औरतें अपने घर के बाहर खड़े होकर इस महक को सूंघे जा रही हैं और अच्छी महक आने की बातें कर रही हैं। आप हाथ धोकर आ जाइए, मैं अभी परोसती हूँ। कुछ देर बाद सुगंधा उन्हें मोटी मिर्च के पकौड़े परोसती है। अरे बहू, ये क्या, ये तो मिर्च के पकौड़े। नहीं माँ जी, ये बस दिखने में मोटी मिर्च है, लेकिन ये इतनी तीखी नहीं है, आप खाकर देखिए। सुगंधा के कहने पर जैसे उन पकौड़ों को मुंह में डालते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी सुरेश भी उस महक को सूंघते हुए दुकान से ऊपर घर पर आ गया। अरे सुगंधा, ये कैसी स्वादिष्ट महक आ रही है। आज ऐसा क्या खास बना दिया तुमने? बेटा, बहू ने उस मोटी मिर्च के पकौड़े बनाए हैं। तू खाएगा ना तो उंगलियां भी खा जाएगा अपनी, इतने अच्छे बने हैं। सुगंधा ने जैसे ही सुरेश को वो पकौड़े परोसे तो सुरेश भी हैरान रह गया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इससे अच्छी चीज मैंने आज तक नहीं खाई। ये तो कितने स्वादिष्ट बने। अगर सुगंधा हम सब्जियों की जगह दुकान में सिर्फ ये मिर्च के पकौड़े बेचे ना, तो देखना हमारी कमाई कितनी अच्छी होगी। क्या अभी, अब आप लोग बेकार ही मेरी तारीफ करना बंद कीजिए। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस से और भी लोग उनके यहाँ आने लगे। अरे गायत्री, आज तेरे घर से बड़ी अच्छी महक आ रही है। सच कहूँ तो मैं खुद को आने से रोक नहीं पाई। बता तो आखिर बहू ने ऐसा क्या खास बनाया है? हाँ, तू 2 मिनट रुक जरा। बहू, उर्मिला बहन के लिए भी वो लेकर आना। सुगंधा उर्मिला को भी वो पकौड़े खाने को देती है, जिसे खाते ही वो भी वही बात कहती है जो सुरेश कह रहा था। उसके पकौड़ों की तारीफ करके वो वहाँ से चली जाती है। देखा बहू, इसका भी कहना वही है।
हाँ माँ जी, मैं अभी काम करती हूँ, आस पड़ोस में भी ये मिर्च के पकौड़े बेच कर आती हूँ। क्या पता सबको पसंद आ जाए और ऐसे ही ग्राहक भी बन जाए। और सुनिए, हम कल से ही अपनी दुकान में ये मोटी मिर्च के पकौड़े बनाकर बेचेंगे। अब सुगंधा ऐसा ही करती है। फिर अगले ही दिन से वो अपनी दुकान में बनाकर उन्हें बेचने लगती है। आसपास के लोग उस महक से वहाँ खींचे चले आते हैं। सुगंधा बहन, कल जो तुमने ये पकौड़े चखाए थे वो तो हम सबको इतने पसंद आए कि जी चाह रहा था उसी वक्त तुम्हारे घर आकर और मांग लूं। लेकिन ये तुमने अच्छा किया जो दुकान में से बेचने लगी। अब जब हमारा दिल करेगा हम इसे खरीदने आ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बहन, ये तुम्हारी दुकान है। कितने की है एक प्लेट सुगंधा? काकी 40 रुपए। तो फिर तो तू 2 प्लेट मेरे लिए पैक कर दे। इसी तरह और भी ग्राहक उनके पास आने लगे और अब उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अब उन्होंने सब्जियों का काम बंद करके पकौड़ों का ही काम शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई होने लगी। और अब दूर दूर के गांव से भी लोग उनके यहाँ पकौड़े लेने आने लगे। सुगंधा, सही कहा है किसी ने, भगवान जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। जिसे मैंने नुकसान समझा वो दरअसल भगवान की योजना थी, ताकि हमें उससे कहीं ज्यादा फायदा मिले। बिल्कुल सही कहा जी आपने। कल तक जो हमारी दुकान में रखी मोटी मिर्च का मजाक उड़ाकर जा रहे थे, आज वही उसके बने पकौड़े खाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। तभी सुगंधा को किसी की आवाज आती है। बहू, 10 पकौड़े और दे दो, साथ में मीठी चटनी भी। जी काकी, बस अभी पैक कर देती हूँ। सुगंधा और सुरेश एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं और फिर ग्राहकों को गर्मा गर्म पकौड़े तल कर देते हैं। अब वो दिन के 2 से 3 हजार रुपए आसानी से कमा लेते, जिससे अब उनकी गरीबी दूर होने लगी और अब वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। किसी ने सच ही कहा है, भगवान जो भी करते हैं, किसी ने सच ही कहा है, भगवान जो भी करते हैं उसमें हमारी भलाई ही छुपी होती है। भले ये बात तुरंत समझ न आए, पर समय अपने आप सब साफ कर देता है। भरोसा रखिए, भगवान के घर भले ही देर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं। वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सुंदरनगर में एक मशहूर पकौड़े वाला रहता था। नाम था उसका चंदू। सुबह उठकर पकौड़े तैयार करना और पूरे दिन नगर में घूम घूम कर साइकिल पर पकौड़े बेचना, यही उसका रोजाना का काम था। पकौड़े ले लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, जल्दी आओ, गरम गरम पकौड़े खाओ। पकौड़े ले लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। चंदू की आवाज सुनकर हर कोई उसके गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए वहां आ जाता था और थोड़ी देर में ही चंदू के सारे पकौड़े बिक जाते थे। चंदू अपने पकौड़े बेचकर घर लौट आता था। ये देखो माँ, आज मेरी कितनी कमाई हुई। तुम्हें पता है, सुंदरनगर में हर कोई मेरे पकौड़ों का दीवाना है। सबको मेरे पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। क्या हुआ, तुम क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? क्या फायदा कमाई का जब खाने वाले हम 2 हैं। कब से तुझे बोल रही हूँ कि शादी कर ले। कम से कम ऊपर जाने से पहले पोते पोती का मुंह तो देख लूंगी। बहू से सेवा तो करवा लूंगी, पर तू है कि शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। देख, पड़ोस में सबकी बहुएं आ गई हैं, एक तू ही रह गया है शादी के लिए। ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वैसे भी अब मेरा काम अच्छा चल गया है, तो मुझे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरी माँ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ठीक है बेटा, तो फिर मैं आज ही तेरे लिए लड़की देखना शुरू करती हूँ। कुछ ही समय में चंदू के लिए बहुत ही समझदार लड़की मिल गई और चंदू की शादी हो गई। नई बहू के घर आ जाने से घर में रौनक आ गई। चंदू की माँ बहुत खुश थी। लक्ष्मी बहू, तुम तो साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर ही हमारे घर में आई हो। तुम्हारे आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकूं। मुझे पता है बहू, तुम सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाओगी। सुनिए, आज तक आप अकेले ही पकौड़े बनाते रहे हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, पकौड़े बनाने की जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। अब मैं पकौड़े बनाकर दिया करूंगी, आप बेचने जाया करना। इससे आपको अपने लिए भी समय मिलेगा। कितनी अच्छी है मेरी बहू, मेरा और चंदू का कितना ख्याल है इसे। उस दिन से लक्ष्मी पकौड़े बनाने में चंदू की मदद करने लगी। चंदू का काम आसान हो गया। अब वो सुबह जल्दी ही पकौड़े बेचने के लिए निकल जाता था और शाम तक अच्छी कमाई करके घर लौटता था। पर पिछले कुछ दिन से चंदू परेशान था। जब उसकी पत्नी ने उस परेशानी का कारण पूछा तो उसे बताना ही पड़ा। क्या हुआ जी? मैं देख रही हूँ आप कुछ दिनों से परेशान हैं। मुझे बताइए कि क्या हुआ है। हाँ चंदू बेटा, मैं भी तुझे कई दिनों से परेशान देख रही हूँ। क्या बात है? पता नहीं, कुछ दिनों से मैं जब पकौड़े बेचने के लिए निकलता हूँ तो मेरा टोकरा भरा हुआ होता है,
पर बाजार तक पहुंचने में मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे टोकरे में से कुछ पकौड़े गायब हैं। पकौड़े गायब हैं? पर बेटा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं कुछ ज्यादा पकौड़े ही बना दूंगी। कई बार पता नहीं चलता, हो सकता है आपके मन का वहम हो। हाँ, ये भी हो सकता है मेरे मन का वहम हो। कल मैं थोड़े ज्यादा पकौड़े ले जाऊंगा। अगले दिन चंदू थोड़े ज्यादा पकौड़े लेकर जाता है, पर उस दिन भी चंदू देखता है कि पकौड़े थोड़े कम हैं। वो घर आकर ये बात लक्ष्मी और अपनी माँ को बताता है। अरे मेरे बच्चे को पता नहीं किसकी नजर लग गई है, कोई भूत प्रेत पकौड़े चुरा कर भाग रहा है क्या? मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई देता है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पकौड़े बेचने के लिए जाते हो, क्या कहीं कुछ देर के लिए रुकते हो? मैं जब पकौड़े बेचने जाता हूँ तो रास्ते में बस मैं पानी पीने के लिए नदी किनारे रुकता हूँ। बस मैं सारी बात समझ गई। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। कल के बाद तुम्हारी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम ऐसा क्या करने वाली हो? बस देखते जाओ, जैसे जैसे मैं कहूँ तुम वैसे ही करना। लक्ष्मी बहुत ही समझदार थी। अगले दिन जब चंदू पकौड़े बेचने के लिए निकला तो वो नदी के पास पानी पीने के लिए रुका और फिर से अपने पकौड़े बेचने के लिए चला गया। चंदू पकौड़े बेचकर घर आ गया। अब तुम नगर के राजा के पास जाओ और अपनी ये समस्या उन्हें बताना। चंदू नगर के राजा के पास गया और पकौड़े चोरी होने की बात कही और आज उसने जो किया वो बात भी उसने राजा के कानों में डाल दी। तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, चोरों को जल्दी ही पकड़ा जाएगा, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। चंदू खुशी खुशी घर आ जाता है। नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। अब बारी थी असली चोरों को पकड़ने की। क्या तुम्हें लगता है लक्ष्मी अब चोर पकड़े जाएंगे? बिल्कुल पकड़े जाएंगे। मैंने तरकीब ही ऐसी लड़ाई है। चोर तो ये भी नहीं जानते कि उस दिन तुम पकौड़े बेचने बाजार गए ही नहीं। मैंने सिर्फ उन चोरों को पकड़ने के लिए वो पकौड़े तैयार किए थे। उन चोरों के हाथ पर गोंद लगे हुए पकौड़े अच्छे से चिपक गए होंगे। मैंने ऐसा गोंद तैयार किया था जो छुड़ाए नहीं छूट सकता। चोर तो अपने हाथों में पकौड़े चिपके हुए देखकर परेशान हो रहे होंगे, पर राजा जी द्वारा जो खबर उन्हें मिलने वाली है उससे वो बहुत खुश हो जाएंगे। लक्ष्मी ने पकौड़ों पर चिपचिपा गोंद लगा दिया था जिससे पकौड़े उन चोरों के हाथ पर चिपक जाएं जो चंदू के पकौड़े चुराते थे। राजा द्वारा नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। राजा वीरभान ने कल रात को एक सपना देखा था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे लोग देखे थे जिनके हाथ में पकौड़े चिपके हुए थे। राजा वीरभान ने सपने की बात राजगुरु से कही है। राजगुरु का कहना है यदि सच में ऐसे लोग मिल जाएं तो राजा वीरभान के लिए बहुत ही शुभ है। इसीलिए राजा वीरभान ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनके हाथ में सचमुच पकौड़े चिपके हुए हों। क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई है जो ये इनाम पाना चाहता है तो वो राजा वीरभान के पास जा सकता है। जो भी ऐसा चमत्कारी व्यक्ति राजा वीरभान से मिलेगा उन्हें राजा वीरभान की तरफ से 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अरे भाई, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हमारे हाथों में तो सचमुच पकौड़े चिपके हुए हैं। चल यार, जल्दी से राजा वीरभान के पास चलते हैं। पता लगे कोई और पहले पहुंच जाए। गाँव के बहुत से लोग उस चंदू से पकौड़े खरीद कर खाते हैं। हो सकता है गाँव में और भी लोगों के हाथों में पकौड़े चिपके हों। ये इनाम हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तू ठीक कह रहा यार जग्गू, चल हम जल्दी से राज दरबार चलते हैं। अरे वाह, ये तो कोई जादुई पकौड़े थे जो हमारे हाथों में चिपक गए और राजा वीरभान को सपना भी इसी का आया। अब तो हम माला माल हो जाएंगे। लक्ष्मी की तरकीब काम कर गई और चोर पकड़े गए। राजा के दरबार में जब जग्गू और रघु नाम के 2 चोर पहुंचे तो सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। इन दोनों चोरों को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए ताकि ऐसे चोर दोबारा राज्य में चोरी ना कर सकें। लक्ष्मी, तुम बहुत समझदार हो। हमारे राज्य में तुम जैसी समझदार प्रजा का होना बहुत जरूरी है। उपहार स्वरूप ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं हम तुम्हें देते हैं। ये तुम्हारी समझदारी का इनाम है। लक्ष्मी अपने पति चंदू के साथ इनाम लेकर खुशी खुशी घर लौट आती है। मैंने तो पहले ही कहा था, हमारी बहू अपने नाम के साथ साथ सचमुच लक्ष्मी का रूप बनकर घर में आई है। जीते रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो। कविता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है और जल्दी जल्दी से हाथ चलाना, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी कविता की छोटी भाभी रश्मि वहां आती है। कविता, ये क्या, तुम्हारा साफ सफाई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तेरे भैया उठ गए, उनके लिए जल्दी से चाय बनाकर ले आ, और हाँ, इसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना दे। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले,
फिर अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की कविता चुपचाप घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आती है। ये लो अमित भैया, आपकी पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। कविता, तेरी दो भाभियां हैं, फिर भी हमारे लिए तू खाना क्यों बनाती है? भैया वो मैं वो बात ये है कि ननद जी को अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हम दोनों को तो बनाने ही नहीं देती। क्यों कविता, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अनीता कविता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, अनीता भाभी एकदम ठीक कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों भाभियां भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जैसे ही कविता नाश्ता करने बैठती है तो छोटी भाभी रश्मि उसकी कुर्सी खींच लेती है, जिससे कविता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठ के खाने की, चल नीचे बैठकर खा। और नहीं तो क्या, तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी, ये तो आप लोगों का झूठा खाना है। हाँ तो इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि झूठा खाना तुझे नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे झूठे बर्तन धो देना। अच्छा रश्मि, तूने कल रात बिग बॉस का एपिसोड देखा क्या? नहीं भाभी, मिस हो गया। वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा, चलो ना चलकर देखते हैं। हाँ चलो चलो। दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हैं और बेचारी कविता अकेले घर का सारा काम करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। हमारे मालिक एक नई फैक्ट्री झारखंड में लगवाना चाहते हैं। हम कुछ 2 महीनों के लिए वहीं रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो अब वो दोनों कविता पर और भी जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक रोज बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। देखो भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। हाँ रश्मि, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए। रुक, अभी उस महारानी को बोलती हूँ। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। जी भाभी। कविता रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर, हे राम, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई, एक चक्कर देखती हूँ। कविता जैसे ही एक पकौड़ा चखने लगती है तभी वहाँ उसकी छोटी भाभी रश्मि आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें जूठा खिलाती है, आज तो तू देख तेरी खैर नहीं। ये कहकर रश्मि उसे खूब मारती है। आवाज सुनकर अनीता वहाँ आती तो डर के मारे कविता अपनी बड़ी भाभी के पीछे छुप जाती है। भाभी मुझे बचा लीजिए। अब बस भी कर रश्मि, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले हमारे पति जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा दें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये बात ठीक कही आपने। दोनों भाभियां बेचारी ननद को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी मुझे घर से मत निकालो, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कविता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कविता को भूख लगने लग जाती है, बहुत भूख लगी है। ये सोचकर कविता कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर आती है। ठेलों पर जाकर कुछ न कुछ मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर पहुंचती है जो कि पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, बाबा मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को कविता पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकौड़े चटनी के साथ उसे खाने को दे देता है। कविता को उन पकौड़ों को देखकर वो बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकौड़े के पीछे उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। कविता रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ भटकोगी सड़कों पर? इससे तो बेहतर होगा तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता उस बूढ़े बाबा के घर पर रहकर उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन एक रोज बूढ़े बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए अब उनकी जगह कविता उनके पकौड़ों का ठेला संभालने लगी। अब कविता उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्च, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ काफी बढ़ गई। गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए अब उसके पास लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। आइए, गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक और मिर्च के पकौड़े खाइए। तभी मौसम सुहाना हो जाता है और इस सुहाने मौसम में
भला कौन इतनी वैरायटी के पकौड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे ओ पकौड़े वाली, बनाना तो 20 रुपए के प्याज के पकौड़े। हाँ, और मेरे लिए मिर्च के पकौड़े हैं। इस तरह उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकौड़े एक बार खाता वो बार बार जरूर खाता। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं एक नया पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर कविता बहुत खुश थी। अगले दिन वो फिर अपना ठेला वहाँ लगाती है, लेकिन एक रोज तेज तूफान के आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण उसके सारे पकौड़े उसमें खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया। इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने एक तरफ जहां कविता को रोजी रोटी कमाने से भी वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां आराम से अपने लिए पिज्जा और पॉपकॉर्न ऑर्डर करके मजे से इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का, और इस पॉपकॉर्न के तो क्या ही कहने। उधर रोती हुई कविता अपनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सारी झोपड़ी में पानी आ गया होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। कविता अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उस पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े बाबा की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बारिश में तो लोग पकौड़ों के दीवाने होते हैं। ये बरसात का मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है कमाई करने का, लेकिन मैं इसके पकौड़ों के साथ चाय बनाकर भी बेचूं तो मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे फिर से शुरू करती हूँ। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से तिरपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। बारिश में लोग उसके तिरपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता दिन भर में 3000 रुपए कमाने लगी। एक रोज अमित और सुधीर कार से जा रहे थे, तभी उस ठेले पर उनकी नजर गई। अरे, ये तो अपनी बहन कविता है, लेकिन ये यहाँ फुटपाथ पर ये चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो दोनों कविता के पास जाते हैं। अपने भाइयों को देख कविता फूट फूट कर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद कविता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। अमित और धीरज गुस्से में घर आते हैं। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? लौट आए आप लोग? आप रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों लाओगी? वो कविता का है, उससे कहो। अब हम आपको क्या ही बताएं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने अनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? है दो भाइयों के होते हुए भी आज हमारी बहन को न जाने कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है? सुन लो, तुम दोनों के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। उन दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी ननद से माफी मांगते हैं। इसके बाद कविता अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े काका को भी अपने घर ले आती है। अब वो अपने पकौड़े के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पकौड़े बेचकर खूब कमाई करती है।